हुआ क्या? रिकॉर्डिंग मैसेज गया यस आपको? ओके ओके सर, चलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली ये आपका थ्योरी का जो एरिया है, दैट इज़ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का जो बिल्डअप एरिया है, वो वाला क्लास है ना। मतलब एक बेसिक्स में जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री, ये सब होता है, और ये एक क्लास होता है जहाँ पर हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं सर, अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, है ना। जिसमें हम लोग रियल लाइफ एनुअल रिपोर्ट भी देखते हैं, और पूरा का पूरा कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली अकाउंट्स है क्या, यही सब चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। सर आज क्या डिस्कस करेंगे? लास्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हुआ नहीं था मेरा आई इन्फेक्शन के कारण, बट इससे प्रीवियस वीक में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर कर रहा था सर, याद है किसी को? किसी को तो याद होगा। न्यू एक्सपीरियंस और कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया था ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हो गया था। यस सर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये सब हमें डिस्कस करना, मतलब हम लोग लास्ट वीक में किए थे कि आप डिफरेंस कैसे करोगे कि कौन सा बिजनेस के लिए कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है, चाहे वो एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बहुत वाइटल है सर, बहुत थीन लाइन होता है, बहुत थीन लाइन होता है। मतलब नॉर्मली लोग ऐसे समझते हैं कि ज़्यादा अमाउंट होगा तो कैपिटल होगा, कम अमाउंट होगा तो रेवेन्यू होगा, ऐसी नहीं है ना सर, इस तरह का कोई पॉइंट नहीं है उधर, ठीक है। ज़्यादा कम ऐसा बात नहीं है, नेचर समझना पड़ता है ना, नेचर समझना पड़ता है। क्या रे नताशा, ज़्यादा कम का बात है कि नेचर समझना पड़ता है। व्हाट इज़ दी, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। हेलो, क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल रेवेन्यू में क्या समझना पड़ता है, नेचर, या फिर ज़्यादा अमाउंट तो कैपिटल, कम अमाउंट तो रेवेन्यू, ऐसा बात? नेचर। नेचर ना सर, वही वही तो मैं पूछ रहा हूँ, नेचर। तो फिर एग्जैक्टली आज हम लोग क्या बात करेंगे सर, आज बात करेंगे अकाउंटिंग वैल्यूएशन पे। सर आप लोग वैल्यूअर बनोगे आज, मजाक नहीं कर रहे हैं सर, हम लोगों को वैल्यूअर बना दोगे तो फिर वैल्यूअर क्या करेगा? सर आप लोग वैल्यूएशन के बारे में सुने हो? किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन होता है, चाहे ज़मीन हो, कोई भी एसेट हो, वैल्यूएशन होता है ना सर, वैल्यूएशन होता है कि नहीं होता? से फॉर एग्जांपल आपका एक प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना, कोई शेयर है, शेयर का वैल्यूएशन करना, कोई शेयर का वैल्यूएशन थोड़ा अलग चर्चा हो जाएगा, बट फिर भी एसेट का वैल्यूएशन तो होता है ना सर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मतलब फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई मशीन्स है, ठीक है, तो मशीन का वैल्यू करना, तो तो वैल्यू कौन करेगा? अकाउंटेंट ही तो करेगा। अरे वैल्यूएशन कौन करेगा? अकाउंटेंट ही तो करेगा। वैल्यूएशन कैसे पता करेगा? ऐसे वैल्यूएशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा और भी हैं, चार्टर्ड कॉस्ट के अलावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट के छोड़ के वैल्यूएशन के लिए एक स्पेशल पढ़ाई भी होता है। किसी को पता है सर वैल्यूएशन का पढ़ाई क्या होता है? हाँ सर, एक पढ़ाई होता है एक्चुरियल साइंस, नाम सुना आप लोगों ने? एक्चुरियल साइंस ये भी है, जैसे लोग चार्टर्ड पढ़ते हैं। हाँ बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हो, सुना विश्वजीत? नो सर। नो सर, अच्छा। तो ऐसे एक इंस्टीट्यूट होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल साइंस बोल के। आप लोग जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपसे आपको यूज़ कर सकते हैं सर। जैसे मानो कि किसी का कोई इंश्योरेंस किया हुआ है, हाँ सर, जैसे मानो कि एक बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस है, एक मोबाइल फ़ोन है उसका इंश्योरेंस है, एक कार है उसका इंश्योरेंस है। क्या रे स्नेहाशीष, इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता, कार का, मोबाइल का? हेलो, हाँ सर। है ना। तो जैसे मानो तुम कार का इंश्योरेंस किया, गाड़ी एक्सीडेंट इंश्योरेंस था, कार का इंश्योरेंस लोग क्या करेगा, एक्सीडेंट वगैरह से रोकने से नहीं करेगा ना। तो आपका गाड़ी का जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपने किया था, तो गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ तो फिर आपको, आपने प्रीमियम भरा था, है ना सर, प्रीमियम आपने हर मंथ, हर 6 महीने जैसे सिस्टम था, आपने प्रीमियम भरता गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको क्लेम मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका तो वैल्यूएशन किया जाता है ना। आपको जब क्लेम मिलेगा तो कितना क्लेम मिलेगा, वो एक्चुअली इंश्योरेंस जब रेडी होता है तब उसमें बताया जाता है कि भाई कितना एश्योर्ड वैल्यू है, कितना शाम इंश्योर्ड है, कितना क्लेम मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी एसेट का जो लॉस हुआ है, सभी चीज़ें वहाँ पर होता है। इसके ऊपर आप लोग एक चैप्टर भी पढ़ते हो अकाउंट्स में, इंश्योरेंस क्लेम, नॉर्मली कॉलेज लेवल में एंड इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा जाता है इंश्योरेंस क्लेम। बट
वो अलग बात। बट पॉइंट इज दैट सर ये वैल्यूएशन करना कि एक गाड़ी का वैल्यूएशन, एक घर का वैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है कि ये अकाउंटेंसी में बेसिक क्लास में इस वैल्यूएशन से क्या लेना देना हमारा लेना देना ये है कि अकाउंटेंसी वैल्यूएशन करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कोई भी चीज का वैल्यूएशन हो उसमें अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। आप समझ रहे हो ना बात, ठीक है? कोई भी चीज का वैल्यूएशन हो उसमें अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, बिकॉज अकाउंटेंसी में ही तो हमें देखने को मिलता है ना कि कंपनी का जो डिटेल्स है, एसेट का जो डिटेल्स है वो कहाँ देखने को मिलेगा, लाइबिलिटी का डिटेल्स कहाँ देखने को मिलेगा, अकाउंट्स में। तो फिर ये एक एस्टिमेट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, ये दोनों चीजों में ये काम करता है। चलो सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोगों को फटाफट में समझाने का कोशिश करता हूँ ये अकाउंटिंग वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। क्या स्क्रीन शेयर है सर? यस सर। यस सर। ओके चलो सर, चलो मज़ा आएगा सर, मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट ना अकाउंट्स में बड़ा मज़ा आता है अगर आप मज़ा लेने का सोचते हो तो। क्या है ना सर, ये हम लोग बोलते हैं ना शांति नहीं मिल रहा है एक्चुअली शांति कभी किसी को मिलता नहीं है। शांति एक माइंड का सिचुएशन है। वैसा ही अगर आप समझना चाहो तो आपको समझने को मिलेगा, बट अगर आप बोलोगे कि मुझे समझना नहीं है तो फिर कभी भी नहीं समझ सकते। ओके तो अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, क्या बात सर? अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो अकाउंटिंग ये सब चीज़ें क्या करता है, वही तो बात करना है ना सर कि ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मेजरमेंट डिसिप्लिन्स है क्या। अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा सर। हड़बड़ी में तो जल्दी का काम शैतान का, तो हम लोग शैतान नहीं बन सकते, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर क्या क्या मेन बात करेंगे एक बार आपसे मैं बात कर ही लेता हूँ। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है सर, इसमें कुछ मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड मेजरमेंट एंड इट्स बेसिक एलिमेंट्स, नो हाउ फार अकाउंटिंग इज मेजरमेंट डिसिप्लिन इज कंसिडर्ड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स, डिस्टिंग्विश मेजरमेंट फ्रॉम वैल्यूएशन, मतलब मेजरमेंट के साथ वैल्यूएशन का भी कुछ फर्क होता है, ठीक है। लर्न द डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस, नेमली हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब एक्चुअली ये ना मेथड है, एक्चुअली आपको यही मैं एक्चुअली समझाऊंगा कि वैल्यूएशन करने का 3-4 तरीका होता है, जिसमें कुछ पॉपुलर है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, रियलाइजेबल बेसिस, प्रेजेंट वैल्यू बेसिस। एक्चुअली हम लोग इसका डिटेल्स तो बात नहीं करेंगे अभी, डिटेल्स इन द सेंस डिटेल्स तो आप लोग सर सीए इंटर, सीएमए इंटर या फाइनल लेवल में जाके करोगे, बट करेंटली इतना तो आप जरूर करोगे जितना आपको समझने के लिए मतलब बेसिक लेवल में जरूरी है। उसके साथ साथ अंडरस्टैंड द मेजरमेंट बेसिस विच कैन गिव ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन टू ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम मोस्टली यूजेस हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ सर, जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना सर, वो मेनली हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस में काम करता है। एंड मेजरमेंट बेस ऑल्सो, ऑल्दो इन सम केसेस मेजरमेंट बेस आर ऑल्सो यूज्ड, तो कहीं कहीं पर मेजरमेंट भी किया जाता है और मेनली हिस्टोरिकल कॉस्ट ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में आता है। बट सर ट्रेडिशनल बेसिस में तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब जो पुराना कॉस्ट में कोई चीज़ अगर आप परचेस करते हो तो क्या उसको पुराना कॉस्ट में ही रखना चाहिए या फिर करेंट कॉस्ट में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। कुछ याद आ रहा है क्या? सपोज आपने एक ज़मीन खरीदा, परचेस किया था, हाँ सर, क्या आपको याद आ रहा है? आपने अगर एक ज़मीन परचेस किया था आज से 20 साल पहले, 20 ईयर्स बैक, हाँ सर, अगर आज से 20 ईयर्स बैक आपने कोई क्या परचेस किया था सर? लैंड। तो वो ज़मीन आपने शायद 5 लाख में परचेस किया था, से फॉर एग्जांपल मैं कोलकाता का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर किसी ने 20 ईयर्स बैक 5 लाख में किसी जगह में ज़मीन लिया था, आज मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है कोलकाता जैसा शहर में? जस्ट टेल मी सर, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ रे, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है 15 लाख, 20 ईयर्स बैक अगर 5 लाख में किसी ने ज़मीन परचेस किया था तो आज उसका वैल्यू 15 लाख की, और अर्पिता का मानना है सर 15 लाख से ज़्यादा होगा, बिकॉज डे बाई डे पॉपुलेशन प्रेशर जिस तरह से बढ़ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस एरिया में है ये भी डिपेंड करता है ना। तो ऑब्वियसली 5 लाख का कोई भी ज़मीन कोलकाता में किसी भी एरिया में, चाहे वो कितना भी बेकार का एरिया क्यों ना हो,
अगर मानो कि 1 काठा जमीन, ठीक है, इसे बोलते हैं ना काठा, तो 1 काठा जमीन अगर हो ना, तो डेसीमाइल के हिसाब से भी बोलते हैं सर, मैं 1 काठा से बोलता हूँ, मोटा मोटी वो 30 लाख 40 लाख 50 लाख के आसपास का दाम हो ही जाता है, अगर किसी ने 20 ईयर्स बैक खरीदा था। अगर मैं न्यू टाउन या सॉल्ट लेक जैसा किसी जगह का नाम ले लूँ, तब तो सर वैल्यूएशन आसमान छू लेगा ना रे। हेलो, न्यू टाउन एरिया में तो आसमान छू लेगा। हाँ, अगर किसी ने 5 लाख में यहाँ पर जमीन परचेज किया था, ये न्यू टाउन एरिया है सर, दिस इज न्यू टाउन बेल्ट, ठीक है, ये सॉल्ट लेक रहा आपका, दिस इज सॉल्ट लेक, ये देखो ये बिंदी दिख रही है, यहाँ पर मैं रहता हूँ इसीलिए बिंदी दिख रहा है। अच्छा, ये रहा आपका सॉल्ट लेक और इधर रहा आपका न्यू टाउन। इस एरिया में अगर किसी ने 5 लाख में 20 ईयर्स बैक कोई जमीन परचेज किया था, ऑलमोस्ट करोड़ों के पास दाम है सर, 70-80 लाख के आसपास का दाम हो जाएगा 1 कट्ठा जमीन ऑलमोस्ट, मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया सिचुएशंस। बट ये आपको मैं एक समझाने का कोशिश कर रहा था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में अगर आपको सपोज आपका बिजनेस है और आप बिजनेस में अपना बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट में एक साइड में आप एसेट दिखा रहे हो, दूसरे साइड में आप गलत दे दिया ना, इधर आपका क्या होता है, दिस इज द एसेट साइड एंड दिस इज लाइबिलिटी साइड, क्या रे, ये आपका एसेट हो गया, ये आपका लाइबिलिटी हो गया। तो एसेट में आपका लैंड का कॉस्ट किस दाम पे शो होगा, 5 लाख पे या आज के दाम पे। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में भी किए हैं, जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चैप्टर में किए हैं, या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो सर। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वेरी गुड सर, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशंस हुआ था, ठीक है। जिन लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्लास अगर बाई चांस मिस करके रखा है, उनको मैं बोलूँगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक बार देखने के लिए फिर से। तो वो बहुत अच्छा चैप्टर था सर, उसमें 12 कॉन्सेप्ट था और 12 कॉन्सेप्ट गजब का कॉन्सेप्ट था। तो बट आज क्या करेंगे फिर सर, आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग वैल्यूएशंस पे, मेजरमेंट्स पे, ठीक है। तो अकाउंटिंग जब मेजर करेगा, अकाउंटिंग जब मेजर करेगा तो उसमें उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है किसी भी एसेट या लायबिलिटी को देखने के टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, आप जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेजर करोगे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। कोई भी एसेट्स हो, चाहे जमीन हो चाहे मशीन्स हो, हाँ सर, चाहे किसी भी तरह का एसेट्स हो, एसेट्स बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स किस पर्टिकुलर इवेंट में हुआ है और कौन से ऑब्जेक्ट में है वो आइडेंटिफाई करो। फिर सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल, इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और स्केल, और फिर आ जाता है आपका वैल्यूएशन प्रिंसिपल। ये स्टैंडर्ड्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में करेंगे सब, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बट करेंटली आपको मैं आज का पूरा ध्यान तो जाएगा सर वैल्यूएशंस पे, ठीक है। तो वैल्यूएशंस पे मेनली 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स बहुत पॉपुलर होता है सर। क्या पॉपुलर है सर? 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। एक हो जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा हो जाता है करेंट कॉस्ट, तीसरा हो जाता है रियलाइजेबल वैल्यू, चौथा हो गया प्रेजेंट वैल्यू। सर क्या आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा है? अरे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़े थे उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा ऑब्वियसली। जो लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़े थे वहाँ पर हम लोग जो 12 कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स में बात किए थे ना, वो आज आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही हेल्प मिल जाएगा। तो चलो सर थोड़ा सा अभी मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ा समझेंगे और फिर वैल्यूएशन पे चले जाएंगे। पहले थोड़ा मेजरमेंट के बारे में समझेंगे कि मेजरमेंट किस तरह से होता है, और उसके बाद प्रिंसिपल्स पे चले जाएंगे, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स पे। तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंट्स किस तरह से वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। जब भी कोई बिजनेस को सेल करना हो, ठीक है, ऐसा होता है ना सर, बिजनेस सेल हो जाते हैं, क्या रे, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साक्षी। तो जब बिजनेस सेल होता होगा तो उस टाइम पे ऑब्वियसली उसका वैल्यूएशन किया होगा, है ना। नॉट जस्ट सेल, सपोज से फॉर एग्जांपल 2 बिजनेस मिल रहा है, हाँ सर, जैसे आप लोगों को पता है सर ये जी के साथ सोनी का कुछ चल रहा है, जी के साथ सोनी का कुछ चल रहा है, पता है आप लोगों को? खबर है क्या किसी को भी जी के साथ सोनी का क्या चल रहा है? जी, इसका शेयर में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज इसका सोनी के साथ तो कुछ बात बना है सर। क्या बात बना है? मुझे जितना खबर है कि ये जी और सोनी मार्च कर रहा है, ऐसा कुछ खबर है सर। मैंने अभी तक डिटेल्स एनालिसिस नहीं किया, ठीक है।
मैं आपको आगे बताऊंगा कि जी के साथ, आप लोग तो जानते हो जी टीवी के बारे में आप लोगों को खबर है ना सर? आई होप यू ऑल नो सर। का प्राइसेस में भी बहुत चेंज आया है जी एंटरटेनमेंट यस का। सर, यस, जी एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा प्राइसेस में भी चेंज इसलिए आ रहा है बिकॉज जी का कुछ सोनी के साथ मार्च का खबर मार्केट में है सर, ठीक है। सोनी जी, फाइनलाइज इसीलिए हाँ अभी बोलो। जी बहुत इंक्रीज कर रहा है। यस सर, यस, यही यही कुछ रीजंस है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये सोनी जी डील बोनाजा फॉर जी शेयर होल्डर्स, बट एक्चुअली जी काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब हालत में था और सोनी मार्केट में इस तरह से है नहीं, बट सोनी और जी का अगर डील बन रहा है तो सोनी बेसिकली जी में शेयर होल्डिंग ले रहा है, तो उसमें वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र अग्रवाल बहुत फेमस बिजनेसमैन है सर, मैं कभी बात करूंगा आपको उनके बारे में, मीडिया मोगल भी कहते हैं उनको, बट रिसेंटली जी का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं था, काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब हालत था जी एंटरटेनमेंट का, इवन जी का मैक्सिमम बिजनेस का ही सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था। तो ठीक है सर, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर शेयर नहीं था, मेरा कहने का मतलब था कि वैल्यूएशन जब भी होता है बहुत बहुत बार काम आता है अकाउंटिंग वैल्यूएशन का, कि आपको मेजर करना पड़ता है जब दो बिजनेस मार्ज होता है, जब दो बिजनेस सेपरेट होता है, जब बिजनेस बंद हो जाते हैं, हर केस में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वैल्यूएशंस का जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस ये सब चीजें बहुत माइन्यूटली बहुत इंपॉर्टेंट वे में यूज करता है। तो आप लोग ऐसे ही नहीं बनोगे चार्टर्ड या कॉस्ट, हाँ सर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई फाई है सर, बहुत हाई फाई, बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है। तो वही बेसिक लेवल में बात कर रहे हैं सर, एकदम बेसिक लेवल में, बैकग्राउंड लेवल में बात कर रहे हैं। ओके सर, चलो थोड़ा बैकग्राउंड सेटअप कर लेते हैं, हाँ थोड़ा बैकग्राउंड सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेजरमेंट क्या है ये समझो सर। मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। वाई वाइटल? आपको समझ में आ ही रहा है कि क्यों वाइटल है। प्राइमरीली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अच्छा, ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है इन बंगाली हिंदी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाँ, लेन देन करना। ऐसे मानो सेल करना, परचेज करना, एसेट बाई करना, लाइबिलिटी पे रीपे करना, बिजनेस स्टार्ट करना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, ये सब क्या हो जाता है? किसी को डिस्काउंट देना, किसी से डिस्काउंट लेना, ये सब क्या है? अरे ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, these are called transactions। एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है हमेशा, ऑल टाइम। बिजनेस अगर चालू है, बिजनेस अगर रनिंग है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि भाई बिजनेस रनिंग है तो सबसे पहले उसका ट्रांजैक्शन देखा जाता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस अगर बिजनेस कर रहा है इसका मतलब बिजनेस रनिंग है, और रनिंग बिजनेस है मतलब उसका वैल्यूएशन रहेगा। जो रनिंग है उसका वैल्यूएशन रहेगा, जो बंद पड़ा रहता है उसका वैल्यूएशन नहीं होता। जैसे आप जब पढ़ाई करते हो आपका वैल्यूएशन है, आप जब कुछ काम करते हो आपका वैल्यूएशन है, आप चुपचाप बैठे रहोगे आपका वैल्यूएशन होगा क्या? अरे आप चुपचाप कुछ नहीं करोगे, हाँ, जो आपको करना है एज ए स्टूडेंट। जैसे संस्कृत में एक बहुत फेमस बात कहता है सर, श्लोक है एक संस्कृत का, ऐसे मुझे ज़्यादा संस्कृत नहीं आता, बट एक श्लोक बचपन में सुना था, जैसे छात्र नंग अध्यानंग तप, नाम सुने हो सर ये इस तरह का? छात्र नंग अध्यानंग तप मतलब होता है कि छात्र का काम ही होता है पढ़ाई करना, मतलब अध्ययन करना स्टूडेंट का सबसे बड़ा काम होता है। चाहे आप जो जिस भी फील्ड का स्टूडेंट हो आप, ठीक है, जिस भी फील्ड का स्टूडेंट हो वो आपका काम है, आप वो करो, आपका वैल्यूएशन बना रहेगा, ठीक है। अध्ययन करते रहो। अब आजकल का क्या है ना, स्टूडेंट जो है सर वो स्टूडेंटशिप छोड़ के बाकी सब चीज करते हैं, और उसी में प्रॉब्लम हो जाता है कि एक स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंटशिप में रहते हो तो आपको स्टूडेंटशिप का वो हर काम करना चाहिए एक स्टूडेंट को जो करना चाहिए। बट नॉर्मली आजकल क्या होता है ना, स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, जो स्टूडेंट नहीं है उनका काम आजकल करते हैं सब कोई, मतलब जो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंटशिप चला गया उसके बाद जो काम होते हैं ना वो सब काम में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, जो भी हो। बट आई होप यू अंडरस्टैंड वैल्यूएशन कैसे होता है जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है। इवेंट्स मतलब होता है सर घटनाएं, जैसे ये जी और सोनी का जो शादी हो रहा है, हाँ सर, वोडाफोन आइडिया का शादी हुआ है, जानते हो ना सर आप लोग? वोडाफोन आइडिया अभी भी कहलाता है क्या रे? यस सर, मर्ज हो गया। मर्ज हो गया है ना। तो वोडाफोन आइडिया इनका शादी हो चुका है, इसको एक्चुअली शादी नहीं बोलते, मैं थोड़ा सा मतलब जोकिंगली बोल रहा हूँ शादी, बेसिकली इसको बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं मार्ज कर देना। क्या बोलते हैं सर? मार्ज कर देना। ऐसे बहुत सारा है, जैसे हीरो होंडा, हाँ कोई कुछ कहना चाहते हैं, बोलो सर। सर हीरो होंडा सर ज्वाइंट वेंचर। हाँ, उन लोगों का भी ज्वाइंट वेंचर हुआ था, वो भी एक तरह का मार्ज है, ठीक है। हीरो होंडा अभी एक साथ है या अलग हो गया, सेपरेट हो अलग गया हो ना? गया। यस सर, हीरो एंड होंडा कभी एक साथ हुआ करता था, बहुत दिन हो गया, 2011 में अलग सर हो गया।
सर कंसोर्टियम और ज्वाइंट वेंचर अलग होता है फिर? ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत अलग अलग फर्क है, मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को। जॉइंट वेंचर अलग होता है, कंसोर्टियम थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपका मार्जर जो होता है वो अलग हो सकता है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, एक्विजिशन करना, वो भी एक अलग होता है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, डिस्कस करूंगा सर। ऐसे ये सब इंटरमीडिएट लेवल में डिटेल्स में सिखाया जाता है, ठीक है, तो बताऊंगा सर। अभी थोड़ा सा वो बहुत डिटेल्स हो जाएगा, अभी इसलिए नहीं जाऊंगा। ओके, तो प्राइमरीली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन, देखो कोई भी चीज को मेजर करना है तो मनी से ही मेजर करना पड़ता है। ये मनी एक ऐसा चीज है, मनी का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन क्या है? मनी का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन आराम देते हैं क्या मनी? हाँ सर, मनी है तो हनी है ऐसे बोलते हैं हम लोग। हाँ मतलब नहीं सर, मनी का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन है जब से ये मनी का डिस्कवरी हुआ है। मतलब पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम था, मनी सिस्टम नहीं था। मतलब मनी मतलब करेंसी ना सर, मनी मतलब करेंसी, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। मनी का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन है कि ये मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। मतलब पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम था, उसमें अगर आपके पास हाथी था तो किसी के पास घोड़ा था, तो घोड़ा के बदले हाथी का ट्रांजैक्शंस करना, या फिर चावल के बदले दाल का, चावल के बदले गेहूं का, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मतलब गोल्ड के बदले सिमिलर वेराइटीज ऑफ प्लैटिनम का मे बी, ठीक है। तो सिमिलर पैरामीटर में डाल के एक वैल्यूएशन होता था, लेकिन प्रॉपर वैल्यूएशन करना मुश्किल होता था। तो मनी एक ऐसा चीज आ गया जब से ये मनी का आज सुनने को लगता है कि मनी ऐसा क्या बड़ा चीज है मनी, हाँ, लेकिन जब मनी फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, करेंसी सिस्टम वर्ल्ड वाइड जहां पर भी, जब जिस कंट्री में जब हुआ था, वो एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था सर, कि ट्रांजैक्शंस के बदले एक पैसा आएगा, ट्रांजैक्शंस के बदले एक मनी, एक करेंसी आएगा। तो एक बहुत बड़ी चीज है सर। मतलब मनी, ऐसे बहुत कंट्री है जहां पर आजकल मनी का कोई वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, बिकॉज इकोनॉमी इतना डब्बा बन चुका है। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, जहां पर पैसा का लेबानन। कोई मूल्य नहीं। हाँ सर, वेरी गुड सर, इकोनॉमिक्स क्लास में मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस हुआ था। लेबानन में मनी का कोई मोल नहीं, ऐसा हालत हुआ। जो लेबानन का करेंसी है, वो अगर रास्ते में कोई फेंक के भी जाएगा ना, लात मार देता है, ऐसा हालत हुआ है, ठीक है। तो एक इकोनॉमी को चलाना ना उतना, मतलब क्या बोलूं सर, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, ये सब एक ना एक अलग ही लेवल का इंजीनियरिंग है, ठीक है। मतलब एक कंट्री डब्बा बन जाता है, आप समझ रहे हो ना सर। तो डब्बा इकोनॉमी नहीं बनाना है सर। तो जो भी हो, आगे बात करो सर। मनी मेजरमेंट, ओके, तो मनी मेजरमेंट में हेल्प करता है। एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विथ थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट: identification of object, events to be measured, and selection of standards or scale to be used, and evaluation of dimension of measurement standards or scale. Professor R.J. Chambers defined measurement as a assignment of numbers to objects and events according to rules specifying the property to be measured. Basically जिस property का measurement करना है उसको देखना है। To scale to be used and the dimension of the unit. R.J. Chambers, Accounting Evaluation and Economic Behavior, प्रिंटिस हॉल, इंगलफोर्ड, क्लिप्स, एनजे 1966 में ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये सब चीजें बताया था। आरजे चैम्बर्स ने अकाउंटिंग इवोल्यूशंस के बारे में 1966 में ये सब चीजों के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलो सर, उसके बाद हमारे देश में भी कोहलर डिफाइंड, कोहलर नॉट इन आवर कंट्री, कोहलर भी एक फेमस मैनेजमेंट गुरु हुआ करते थे। कोहलर डिफाइंड मेजरमेंट एज द असाइनमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर। सर ऑर्डिनलिटी एंड कार्डिनलिटी पे कोई आइडिया है आप लोगों का? ऑर्डिनल एंड कार्डिनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। अभी जो लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पहले पढ़े हो मेरे पास, दे मे बी नो। जिन लोग नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स क्लास में, वहाँ पर ऑर्डिनल एंड कार्डिनल पे बात होगा, बट वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में होगा। बट इन सिंपल अगर मैं आपको पूछूं कि सर ऑर्डिनल एंड कार्डिनल ये क्या होता है, एनी आइडिया सर? सर कार्डिनलिटी वो होता है जहां पर आप नंबर वाइज, मतलब हर चीज का नंबरिंग करते हो, ठीक है, कैलकुलेट करते हो। और ऑर्डिनलिटी वो होता है जहां पर ना सेटिस्फैक्शन लेवल से काम लिया जाता है, ठीक है। तो ऑर्डिनल मेजरमेंट एक होता है कार्डिनल। मतलब कार्डिनल मतलब हर चीज को नंबर से तोलना, हर चीज को नंबर से तोलना। जैसे अल्फ्रेड मर्सल सर का जो था वो कार्डिनलिटी था, मतलब कितना ज्यादा है, कितना क्वांटिटी का है, ये क्वांटिटी से बात करता है और ये क्वालिटी से बात करता है, ठीक है। बाकी नंबर वाइज भी आप मैथमेटिक्स भी, मैथ्स वाइज भी समझ सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपको क्योंकि मेजरमेंट का बात कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको
ordinal cardinal numbers to the result of a scheme of inquiry apparatus of observation in accordance with logical and mathematical rules. ठीक है, ये सभी चीजें यूज होता है सर. ठीक है, तो ये सब मेजरमेंट करने का क्या है, ये सब मेजरमेंट करने का बैकग्राउंड है कि कोई भी वैल्यूएशन करने के टाइम पे उसका कार्डिनलिटी, ऑर्डिनलिटी सब कुछ चेक किया जाए. तो ऑर्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल्स आर नंबर यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन इन और ऑर्डर्ड सीक्वेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा. whereas cardinal number says how many there are 1 2 3 4 etc. समझ रहे हो सर? मतलब ऑर्डिनलिटी क्या किया सर, रैंकिंग करवाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या हो गया सर, रैंकिंग दे दिया आपको. मतलब सॉरी, जैसे आप शॉपिंग करने जाओगे या फिर कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको पहला कुछ प्रेफरेंस होता है. हाँ सर, प्रेफरेंस वाइज आप क्या करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते हो. अरे चाहे खाना हो, ड्रेसेस हो, कुछ भी, जो भी पसंद, हम लोग पसंद वाइज क्या करते हैं कि पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये, मतलब ये जो एक के बाद एक आप प्रेफरेंस वाइज लगाते हो ना, तो ये जो ऑर्डर्ड सीक्वेंस हो गया कि इसके बाद ये आएगा, तो ये हो जाता है आपका ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट. और एक हो जाता है आपका कार्डिनल नंबर्स. वहां पर क्या हो गया, वो सिंपल, हाउ मेनी देयर आर, कितना नंबर है. ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, नंबर से इंपॉर्टेंस है. मतलब देखो, इसको अगर मैं थोड़ा एजुकेशन रिलेटेड बात करूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में, किसी को लगता है कि एग्जाम में नंबर लाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम है. सर, जिसको एग्जाम का नंबर से लेना देना है वो कौन सा कॉन्सेप्ट में जीता है, कार्डिनल या ऑर्डिनल? कार्डिनल. सबको क्या लगता है, बोलो. मुझे एक जवाब मिला अर्पिता से कि कार्डिनल. जिनको एग्जाम पे कितना मार्क्स आया है इसी पे उनका जिंदगी पूरा बीत जाता है. अगर मार्क्स नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म. मैं ऐसा बहुत सारा गार्जियन स्टूडेंट के साथ बात किया हूँ जिनसे बात करके ऐसा लगता है कि अगर एग्जाम में 90% नहीं आया या 95 नहीं आया तो शायद लाइफ में सब कुछ बेकार हो गया, आधा अधूरा हो गया जिंदगी. हाँ, अब क्या होगा, सोसाइटी में मान इज्जत नहीं रहेगा. हाँ सर, आप लोग ऐसे लोग देखे हो क्या? अरे ऐसा लोग आप लोगों ने देखा जिनको सिर्फ मार्क्स मार्क्स और मार्क्स से लेना देना होता है. कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं, जब भी रिजल्ट्स निकलते हैं फोन करके, कितना नंबर आया, कितना नंबर आया. अरे Yes, sir. है ना. तो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट है कार्डिनल कॉन्सेप्ट. खोज देवे ना सर. हाँ, खोज देवे, वही टाइम में खोज देवे. मतलब तुम लोग दुखती रग में मैंने हाथ डाल दिया. सारा साल भर खोज नहीं लेगा, एग्जाम टाइम में फोन करके ये कितना नंबर आया, कितना मार्क्स आया. तो बेसिकली ये कार्डिनल कॉन्सेप्ट है, हाउ मेनी, हाउ मच. ठीक है. और ऑर्डिनलिटी क्या है, ऑर्डिनलिटी का जो लोग होते हैं ना सोसाइटी में, वो कुछ ऐसे सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको जो पसंद है वो करो, मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आप लोगों को पता है, ये कल अपना मणिपुर का एक लड़का, खबर है कि आप लोगों के पास वायरल हुआ है बहुत. एक सेकेंड, आनंद महिंद्रा का ट्वीट था. आनंद महिंद्रा जानते हो, महिंद्रा जो कार कंपनी है ना सर, उनका, उन्होंने ट्वीट किया था. यस, ये वाला, ये वाला, ये इसमें ये लड़का जो है ना सर, मणिपुर का है, इनका नाम है प्रेम. आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक वीडियो चल रहा है, दिख रहा है कुछ? यस सर. ध्यान से देखो वीडियो को, 2 मिनट देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ जाएगा. ये हॉलीवुड मूवी में जिस तरह का, मतलब वो एक्शन होता है ना स्पाइडरमैन टाइप का, तो उसमें जो चीजें पहना जाता है, ये लड़का ने वो सारा का सारा चीज बना दिया खुद से, विदाउट एनी एजुकेशन. मतलब कोई प्रॉपर क्या बोले सर, मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इसके पास. आप देख सकते हो, यस, मणिपुर में, इम्फल में, अपने घर में बैठे बैठे ये सारा का सारा चीज़ आप देख सकते हो किस तरह से कर रहा है. सब एकदम, ये उनका माँ है, कहीं पर थोड़ा काम वगैरह करते हैं, रास्ते में कुछ फुटपाथ में दुकान वगैरह है शायद. ठीक है, तो बहुत ही गरीब फैमिली से हैं. लेकिन देखो सर कि इन्होंने पूरा का पूरा, आप 2 मिनट रुक जाओ, देखोगे इसके घर में क्या क्या इनोवेशन है. मतलब सारा का सारा चीज़ है, ये सब चीज़ वो अपने, मतलब वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो रास्ते में इधर उधर पड़ा रहता है ना, किसी दुकान में हम लोग फेंक देते हैं, वो सारा चीज़ को उन्होंने जुगाड़ किया और फिर उससे बनाया.
नाम दिया है, इसका नाम है सर प्रेम निंगोम्बम, मतलब एक्चुअली मणिपुरी टाइटल है। देख रहे हो सर, सारा का सारा जो रोबोटिक सिस्टम में जो भी चीज़ें होते हैं वो सारा चीज़ वो खुद बना लिया। उसका कोई दोस्त ने इस वीडियो को बनाया और फिर इसको मार्केट में सर्कुलेट किया। जब से वायरल हुआ है, ये देखो सर, देख पा रहे हो सर, पूरा रोबोटिक सिस्टम अपने घर में बना लिया जो हॉलीवुड मूवीज वगैरह में यूज होता है। इसका ये देखो सर, ये देखो, ये वाला देखो दिखाई दिया आप लोगों को? Yes, sir. अब देखो, इसके बाद और एक मजा देखोगे, मतलब क्या कलाकार निकला ये लास्ट वाला देखो। हाँ, ये देखो, देखा तो इसने गजब किया सर, गजब किया, मतलब ये, लेकिन एक मतलब कॉन्सेप्ट ये है सर कि इनका ये पढ़ाई करता है सर, इम्फल कॉलेज में पढ़ता है। इम्फल में जो कॉलेज है वहां पर वो फाइन आर्ट्स लेके पढ़ता है। लेकिन क्या ये लड़का फाइन आर्ट्स का लड़का दिख रहा है? हाँ सर, फाइन आर्ट्स मतलब ड्राइंग, sir, पेंटिंग, ये science सब। का। हाँ, ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। हाँ सर, ये लड़का तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, लेकिन इसको पढ़ना पड़ता है फाइन आर्ट्स बिकॉज इसके पास पैसा नहीं है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े, या फिर वो उस तरह का मतलब एजुकेशन सिस्टम के साथ वो कनेक्टेड नहीं है जहाँ पर जॉइंट एंट्रांस, आईआईटी ये सब क्रैक करने का सोचे, ऐसा कोई फीलिंग नहीं है इसका। इसको पढ़ाई में सेंस है, मतलब ये बेसिकली रैंकिंग है इसके पास, इसका शौक है, ये शौक से पढ़ते हैं। तो ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है। तो आनंद महिंद्रा ने क्या कहा, आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप का ओनर है, उन्होंने बोला कि भाई मेरे साथ, मेरे को मिलाओ इनको, इनका सारा का सारा पैसा का खर्चा मैं दूंगा, तो इसको जो पढ़ना है वो पढ़ेगा, खर्चा मेरा है जिंदगी भर का। समझ में आया सर? तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगा सर कि दुनिया में अगर आपको जो मर्जी वो करने का मिल जाए ना, उससे बड़ा चीज कुछ नहीं होता। तो जो भी हो, ये लड़का ने दिखा दिया कि सच में जो मन है वो कर सकते हैं, पैसा हो ना हो। हाँ सर, बहुत लोग सोचते हैं मेरे पापा के पास ये नहीं है मैं कैसे करूं, मेरे पापा के पास वो नहीं है मैं कैसे करूं। हाँ, तो ये बात नहीं है सर, इसका माँ तो इसको यही बोलते कि भाई जो मर्जी वो करो, जो मर्जी वो करो, मतलब। और लड़का भी वैसा है ना, मतलब सच में, मतलब कुछ करने का सोचता है, और ऐसे नहीं कि उसको कोई मोटिवेट करता है, वो अपना शौक को एक जगह में कन्वर्ट करके काम करते हैं। तो सो हैट्स ऑफ टू दैट बॉय। और आनंद महिंद्रा सर को भी, कि उन्होंने बोला कि भाई मिलाओ इनसे, उनका सारा का सारा खर्चा मेरा है, और करेगा वो लोग, मुझे जितना पता। तो रियल टैलेंट छुप के नहीं रहेगा सर, बाहर आ ही जाएगा, ऐसा इंडिया चालू हो चुका है। तो जो भी हो, मेजरमेंट में फिर से आ जाते हैं सर। तो आई होप कि आपको ऑर्डिनल एंड कार्डिनल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्या रे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऑर्डिनल कार्डिनल कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. So, Chambers' definition has been widely used to judge how far accounting can be treated as measurement discipline. मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मेजरमेंट डिसिप्लिन में कितना यूज किया जा सकता है। According to this definition and three elements of measurements: identification of objects and events to be measured, selection of standards or scale to be used, and evaluation of dimension of measurement standards or scale. ठीक है, अब objects of events to be measured, ये वाला पॉइंट थोड़ा देखते हैं सर। ये objects और events to be measured ये क्या है? देखो सर, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड। ऑब्जेक्ट या इवेंट को मेजर कैसे करना है? वी हैव अर्लियर डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस। अच्छा, ये चीज हम लोग एकदम बेसिक क्लास में ही पढ़े, एकदम पहला जो अकाउंट्स का क्लास होता है ना सर, जिसमें हम लोग अकाउंट्स का एकदम हार्डकोर बेसिक, हम लोग उसमें एक फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग एसेंशियली इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, बिकॉज अकाउंट्स का कैरेक्टर है आइडेंटिफाई करना। जैसे आप लोग क्या करते हो जब जर्नल एंट्री करते हो, सभी को आता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के टाइम पे आप आइडेंटिफाई करते हो ना कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। हाँ सर, क्या रे, आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. है ना। तो अकाउंट्स में ये डेबिट क्रेडिट का जो खेल है, ये तो आइडेंटिफिकेशन में ही चला जाता है। और हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डेबिट है तो क्यों है, क्रेडिट है तो क्यों है। ठीक है, वाई डेबिट, रूल्स फॉर डेबिट एंड रूल्स फॉर क्रेडिट। ठीक है, कुछ ऑब्वियसली कुछ सेटअप है, कुछ इक्वेशन है जिसके बेसिस में हमें चलना पड़ता है, एसेट लायबिलिटी वाला। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, अकाउंट्स का सबसे बड़ा खेल क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता है,
मेजर करना सिखाता है। एक बार आप मेजरिंग करना सीख जाओगे तब जाके आप फाइनल अकाउंट्स में पुट करते हो, ठीक है। फिर कम्युनिकेट करना सबसे इंटरेस्टिंग क्या है मेजरिंग में, जैसे पीएल बैलेंस शीट हो गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप मेजर कर ली, और फिर कम्युनिकेट ऑफ इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। सर हम लोग कितना बार कितना सारा कंपनी का डिटेल्स निकाल के आपको दिखाया। हाँ सर, यहाँ पर भी फिर से दिखा सकता हूँ, क्या मिल जाए मुझे, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है अभी, बाद में दिखा देंगे सर, रोज दिखाता हूँ आप लोगों को कि किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग डेटा को लेके जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है वो इन्वेस्टमेंट डेटा को लेके क्या करता है, कंपनी का डिटेल सोचते हैं। जैसे रिसेंटली कोई कंपनी है क्या मार्केट में, एक मिनट देख लेते हैं, मार्केट में कोई कंपनी, एक कंपनी आईपीओ लेके आया है, क्या उसका डेट खत्म हो गया? ओ आज लास्ट डेट है, परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये अभी चल रहा है सर, मार्केट में लिस्टेड होने वाला है। तो इसका भी फाइनेंशियल डेटा आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, इसका एनुअल रिपोर्ट या इसका प्रोस्पेक्टस देखने से मिल जाएगा। ये डीआरएच पे है ना सर, प्रोस्पेक्टस में थोड़ा डिटेल्स देखना पड़ता है, काफ़ी टाइम टेकिंग काम है सर, बट फिर भी अगर मानो कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो उसका डिटेल्स चेक करोगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर थोड़ा फाइनेंशियल स्नैपशॉट आपको दिखा सकता है सर में, ये सब फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, मतलब कंपनी का एक ओवरऑल समरी, ठीक है, जो पूरा का पूरा बैलेंस शीट पीएल से लेके यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे अगर आप देखोगे कि ये कंपनी 2019 में 157 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, प्रॉफिट था 18 करोड़ का। मार्च 2020 में 149 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, प्रॉफिट था 19 करोड़ का। मार्च 2021 में 144 का रेवेन्यू कमाया है और 15 करोड़ का प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर इसका 6.75, 6.92, 5.55 रिसेंट ट्रेंड का आपके सामने है। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर्स में कुछ चीज़ें बनाते हैं, मैं एग्जैक्टली डिटेल्स अभी तक इसका देखा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखने को मिलेगा। परास डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी engaged in designing, developing, manufacturing, testing a wide range of defense and space engineering product and solutions. They are one of the leading indigenously designed, indigenously मतलब सर इंडिया में बनाते हैं, मतलब देशी है, developed and manufactured category private sector companies in India which cater to 4 major segment in Indian defense sector, that is defense and space optics, defense electronics, electromagnetic pulse एंड प्रोटेक्शन सोल्यूशन एंड हेवी इंजीनियरिंग, जो बेसिकली डिफेंस सेक्टर्स में यूज किया जाता है, जो इंडिजिनियसली इंडिया में बनाते हैं सर, ठीक है। तो ये कंपनी है, इसका फ्यूचर अच्छा है सर, मुझे बेसिक ओवरव्यू देख के जो समझ में आ रहा है कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, बट मैं डिटेल्स अभी तक नहीं पता मुझे, ठीक है सर, मैं अभी तक डिटेल्स कुछ नहीं किया इसका एनालिसिस, मैं बस आपके सामने कंपनी के बारे में बस इतना बताया कि कंपनी क्या है, किस तरह से वैल्यूएशन या मेजरमेंट हम लोग कंपनी का करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा सर कि ये सब डिटेल्स जो एक्सटर्नल यूजर्स है वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स को मेजर करते हैं, मेजर करते कि नहीं करते। अगर किसी को परास डिफेंस में इन्वेस्ट करना है तो क्या वो मेजर करेगा परास डिफेंस को, क्या रे मेजर करना है, फिर वैल्यूएशन देखना है कि क्या इसका प्राइस रेंज सही लग रहा है, 165 टू 175 का प्राइस रेंज रखा गया है, इज दिस ए प्रॉपर प्राइस रेंज, मतलब ये सब चीजें वैल्यूएशन करना है आपको, मेजर करना है आपको। तो अकाउंट्स का बहुत बड़ा काम है, कोई जमीन का कोई वैल्यूएशन है तो वो वैल्यूएशन क्यों है, किस लिए वो वैल्यूएशन रखा जा रहा है, ये सभी चीज मायने रखता है सर। प्रोस्पेक्टस निकाल के आपको थोड़ा डिटेल्स पता चल सकता है, लेकिन ये सब चीजें अकाउंट्स का काम है सर। क्या रे सर, समझ में आ रहा है? जो डिसीजंस लेते हैं उनको चाहिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंफॉर्मेशन। फॉर एक्सटर्नल यूजर्स जनरली दी पास्ट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, मतलब जो बाहर के लोग होते हैं, जो कंपनी का नहीं होते, कंपनी के बाहर से सोच रहे हैं कि क्या कंपनी अच्छा रहेगा, तो फिर उनके लिए पास्ट इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो पास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेट करता है। जैसे ये वाला चीज अभी आपको कम्युनिकेट किया कि नहीं किया, ये जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, क्या ये आपको कम्युनिकेट किया? ये जो परास डिफेंस एंड स्पेस जो आईपीओ में लेके आ रहा है सर, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, ये कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ अभी 2 मिनट जस्ट हल्का डिटेल्स डिस्कस किया, क्या ये आपको कम्युनिकेट कर रहा है? एक चीज तो कम्युनिकेट हो गया ना कि कंपनी अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये चीज तो समझ में आ रहा है। हाँ सर, क्या कम्युनिकेट किया कि नहीं किया, बोलो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो फिर एक चीज समझ में तो आ रहा है ना सर कि मेजर करना जरूरी होता है ना।
तो अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट ही है कि मेजर वो करता है. There is no uniform set of events and transaction in accounting which are required for decisions making. For example, in cash management, various cash receipts and expense are the necessary objects. मतलब जब कैश मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे ना, ये एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है सर. ये कैश मैनेजमेंट जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एफएम पढ़ोगे, इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में आके पढ़ोगे सब, तो उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि कैश मैनेजमेंट कैसे होते हैं. वो एक गजब चैप्टर है, आजकल मेरा चल रहा है फाइनेंस के क्लास में. तो वेरियस कैश रिसिप्ट्स होते हैं, वेरियस कैश एक्सपेंसेस होते हैं. उसमें समझ में आता है कि नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स के बारे में, कि कहाँ खर्चा हो रहा है और कहाँ से पैसा आ रहा है. मतलब किस चीज में आप एक्सपेंस कर रहे हो कैश और किस चीज से पैसा कमा रहे हो आप. तो ऑब्वियसली द डिसीजंस मेकर नीड पास्ट कैश रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस डेटा अलोंग विद प्रोजेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस. मतलब पहले क्या कैश खर्चा हुआ था और कहाँ से कैश इनकम हुआ था, और प्रोजेक्टेड मतलब फ्यूचर में कहाँ से कैश आएगा और कहाँ कैश का खर्चा करना पड़ेगा. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. फॉर गिविंग लोन टू बिजनेस, अगर किसी को बिजनेस को लोन देना है तो फॉर गिविंग लोन टू ए बिजनेस वन नीड्स इन्फॉर्मेशन. जैसे जो बैंक होते हैं वो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो जब आप बिजनेस को लोन प्रोवाइड करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द रीपेमेंट एबिलिटी. क्या आपने सही तरीके से बिजनेस, मतलब आपने पहले क्या सही तरीके से रीपेमेंट किया था जब आपको लोन मिला था. सपोज मानो आपने पहले 10 लाख का लोन लिया था और आपने सही टाइम पे 10 लाख का लोन रीपे किया, तो इसमें आपका क्या पता चलता है, इसमें आपका डेब्ट पेमेंट करने का एबिलिटी पता चलता है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस पता चलता है सर, आपका क्रेडिट वर्दीनेस पता चलता है. इसको क्या बोलते हैं जानते हो? पॉपुलरली कॉल्ड डेब्ट सर्विसिंग. दिस इज कॉल्ड डेब्ट सर्विसिंग. मतलब किस इंसान को लोन दिया जाए और किस इंसान को लोन ना ही, मतलब किस बिजनेस को लोन नहीं दिया जाए, इसके बीच में बैंक वाले को फर्क करना पड़ता है. लेकिन क्या बैंक वाले हमेशा फर्क समझ लेते हैं? क्या क्या गलती कर लेते हैं क्या वो लोग कभी कभी? अरे Yes. ये से एक चीज याद आ गया सर, येस बैंक होता है ना सर, आप लोग नाम सुने हो येस बैंक का? Yes. है ना. तो येस बैंक का क्या प्रॉब्लम हुआ था बोलो तो? येस बैंक एक तो टाइम नीरव पे मोदी ये सबको पैसा दे दिया था. नीरव मोदी को पैसा नहीं दिया था, वो तो बैंक ऑफ बड़ौदा का केस है, पीएनबी का केस है. ये जो बोल रहे हैं ना, मतलब येस बैंक पैसा दे दिया था. जैसे जी को, जी का बिजनेस अच्छा नहीं था, उसको दिया था. रिलायंस कम्युनिकेशंस को दे दिया था, मतलब अनिल अंबानी के बिजनेस को दे दिया था, ठीक है. अगर आप कुछ 5 साल का लास्ट डेटा देखोगे येस बैंक का, एक टाइम पे इसका शेयर चल रहा था मार्केट में 400 के आसपास, 400 आसपास. अभी इसका शेयर चल रहा है 10, 11, 12, 13 में. एक शेयर 400 से इतना नीचे कैसे आ गया? कुछ तो रीजन है सर, ये कोई फाटका थोड़ी है, ये पूरा प्योर बिजनेस कॉन्सेप्ट है. येस बैंक का काम है लोगों को लोन देना और लोन से इंटरेस्ट कमाना. लेकिन आप ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हो, और इसका एक डिटेल्स, इसका एक और एक बात है सर, स्कैम हुआ था, ये स्कैम हुआ था. इसका रिसेंट न्यूज है स्कैम का. ये इसका जो ओनर था ना राणा कपूर, उसका वाइफ और इसके मतलब लड़की, मतलब बेटी, ठीक है, इन तीनों को जेल भी हुआ है. कुछ स्कैम है, कभी डिटेल्स चर्चा करूंगा सर. येस बैंक में स्कैम जो हुआ था, एक्चुअली ये स्कैम तो था जिसका अभी इतना दिन से बेसिकली पुष्टिकरण चल रहा था, तो अभी उसके बारे में पता चला. बेल नहीं मिला. येस बैंक का जो ओनर था, मतलब जो बेसिकली चेयरमैन थे, उनका पूरा फैमिली वो पूरा का पूरा स्कैम में फंसे, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा एक खेल था. तो बिजनेस गलत तरीके से अगर कुछ कर लेता है तो बिजनेस में प्रॉब्लम, ठीक है. तो लोन प्रोवाइड करने से पहले रीपेमेंट एबिलिटी वगैरह चेक करना, ये सब इंपॉर्टेंट है. वैल्यूएशन मेजरमेंट में एक बहुत, ये सब मेजर्ड है सब, तो आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा. लेकिन ये यही बेसिक बात है, अगर बिजनेस को नहीं पता, एक येस बैंक को नहीं पता, तो गलती तो करेगा. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स पास्ट इंफॉर्मेशन, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, पहले का इंफॉर्मेशन भी चाहिए, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स अभी कैसा कर रहा है, एज वेल एज फ्यूचर प्रोजेक्शन, कंपनी फ्यूचर में किधर जाने वाले हैं. मतलब आप जिसको लोन प्रोवाइड करते हो उसके बारे में जैसे आपको पास्ट भी जानना है, उसका प्रेजेंट भी जानना है, और उसके फ्यूचर का प्रोजेक्शन भी करना है, तभी जाके आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या कर पाओगे सर, एक टॉप लेवल का पोजीशन रख पाओगे. आपका गलती कम होगा, आपका सक्सेस ज्यादा होगा. तभी अकाउंट्स आपको इतना हेल्प करता है. अकाउंट्स मैं आप लोगों को स्टार्टिंग डे से बोल रहा हूँ, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है. समझ जाओ तो जिंदगी बन जाए. मतलब बेसिकली फाइनेंशियल जिंदगी बहुत कुछ चीजों से बनता है, बट जो फाइनेंशियल एरिया है, जितना अच्छे से अकाउंट्स को समझोगे उतना दूर का देख सकते हो. आपका जो फिलोसॉफिकल माइंड है ना सर, वो बहुत दूर का फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझ सकता है. It may be mentioned that past and present objects and events can be measured with some degree of accuracy, but future events and objects are only predicted. Yes sir. Past and present को आप information के थ्रू से समझ सकते हो, बट फ्यूचर तो सिर्फ प्रेडिक्ट ही किया जा सकता है. फ्यूचर को मेजर्ड कैसे करोगे? बात तो सही है ना.
फ्यूचर को मेजर कैसे करोगे? प्रेडिक्ट ही कर सकते हो क्या रे? बात कुछ समझ में आ रहा है? आप अपना पुराना जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकते हो कि भाई मैंने क्लास 10 में मेरा ये हुआ था, मैं अगर थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाई कर लेता थोड़ा और अच्छा रिजल्ट होता, क्लास 12 में मैंने ऐसा किया था मेरा और अच्छा रिजल्ट हो सकता था, क्लास 8 में मैंने ये किया था। प्रेजेंटली भी आप सोच सकते हो कि अभी मेरा पढ़ाई जिस लेवल पे होना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल लूँ, थोड़ा दूसरा टाइम थोड़ा मोबाइल कम चला लूँ फालतू में, तो शायद मैं थोड़ा मेजर करके मेरा पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट व्हाट अबाउट फ्यूचर? हाँ सर, आप फ्यूचर में अच्छा करोगे कि खराब करोगे इसका तो मेजर करना मुश्किल है, बट हाँ इसका एक अलग स्पिरिचुअल एक आंसर है इसका। स्पिरिचुअल आंसर कुछ ऐसा है कि हम लोग सर, बहुत लोग होते हैं सर जो भविष्य जानने के लिए पागल होते हैं, है ना सर? क्या रे? मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, हाँ सर, अपना एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें विचार करते हैं कि क्या मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा, ऐसा लोग करते हैं सर? अरे बोलो सर, इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा लोग करते हैं, आप लोग जानते हो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो लोग अपने फ्यूचर जानने के लिए पागल होते हैं। तो इसका एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल एक लाइन मैं पढ़ रहा था सर, गीता में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर व्यासदेव एक लाइन में बता रहे हैं सर कि बहुत सुंदर वो बोल रहे हैं कि सिंपल बोला है कि किसी का फ्यूचर जानने के लिए, भविष्य समझने के लिए आपको भविष्य देखने का जरूरत ही नहीं है, आप वर्तमान को देख लो, आपको भविष्य समझ में आ जाएगा। मतलब अगर वर्तमान में आप कुछ अच्छा करते हो तो आपका भविष्य अच्छा होगा, अगर वर्तमान में आप खराब करते हो तो आपका भविष्य खराब होगा। इसमें तो कोई मतलब सेकंड ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए। हाँ सर, क्या लगता है आपको? आज अगर आप मेहनत करते हो, आज अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, प्रॉपरली सीखते हो, तो कल आपका अच्छा ही रहेगा। जो आज अच्छा नहीं करेगा उसका कल कैसे अच्छा हो सकता है? हाँ सर, कोई जादुई छड़ी थोड़ी ना चलेगा कि आज खराब है तो कल अच्छा हो जाएगा। सर कोई 2 नंबरी करके बहुत पैसा कमा लिया तो उसका अच्छा हो गया। अरे सर वो 2 नंबरी किया, उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन 2 नंबरी करने के पीछे जो 3 नंबरी उसको मिलेगा ना बाद में, वो आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो जो भी हो, बात एकदम सिंपल है सर कि आप आज जैसे करोगे आपका कल वैसा होगा, और आपका कल डिपेंड करता है आपके आज से। जो भी हो, ये स्पिरिचुअल लेवल का बात हो गया, बट कोई बात नहीं। बट अकाउंट्स भी इसी तरह से फिलोसॉफिकल सोचता है सर। एक जगह में जाके आप प्रेडिक्ट ही करोगे, और वो प्रेडिक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है। जैसे रिसेंट ट्रेंड में मेरा कुछ स्टॉक मार्केट एनालिसिस था, जैसे मानो कि 2-4 कंपनी मैंने बहुत श्योर था वो सब कंपनी में, तो मैंने एकदम श्योर शॉट सबको बोला था क्लास में कि आप लोग आराम से एकदम बेझिझक जा सकते हो। ये मैं बहुत दिन हो गया डिटेल्स कुछ नहीं किया, बट जैसे मानो कि जोमेटो के बारे में मैं ये बोला था कि कंपनी अभी अच्छा करेगा, मतलब लिस्टिंग में अच्छा जाएगा, बट उसके बाद ये फिर से थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगा, तो वही आजकल दिख रहा है। लेकिन एक कंपनी है जैसे मानो क्या का नाम है उसका, सोना BLW, ये कंपनी के बारे में मेरा बहुत अच्छा सोच था ये वाला कि ये कंपनी बहुत दूर जाएगा, और वही हुआ है। अभी 500 के आसपास चल रहा है, 285 में आया था, अभी 500 चल रहा है, 6 मंथ्स हुआ, जून में आया था। ठीक है, तो ऐसा जैसे श्याम मेटालिक्स के बारे में मीडियम सोचता, तो ये प्रेडिक्शन कैसे कर लिया? क्योंकि इसका प्रेजेंट देख के। आपको अगर किसी का प्रेडिक्शन करना है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है, तो उसके लिए आपको आज उसका प्रेजेंट एनालिसिस ठीक से करना है। तो उसी का मैंने कंपनी का एनालिसिस किया था, उसका बिजनेस, उसका अकाउंट्स का डिटेल्स चेक किया था, फाइनेंशियल डेटा एंड उसका बिजनेस का क्वालिटी, ये दोनों चीज देख के आप कंपनी के बारे में दूर का पास का जो भी है समझ सकते हो। तो कुछ समझ में आ रहा है सर? अकाउंटिंग मेजरमेंट, हेलो सर, कुछ तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अगर आपका मेजरमेंट सही रहेगा तो क्या होगा? डिसीजंस मेकर्स हैव टू टेक डिसीजंस। आप डिसीजंस लोगे कंपनी के बारे में, से फॉर एग्जांपल आप एक इन्वेस्टर हो, कौन कौन डिसीजन ले सकता है? ऐसे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स बहुत लोग होते हैं, जैसे जो इन्वेस्ट करते हैं उनको डिसीजंस लेना है कंपनी के बारे में, जो लोन देगा, जो लोन प्रोवाइडर है, उनको डिसीजंस लेना है कि मुझे लोन देना है कि नहीं देना है। तो डिसीजंस मेकर डिसीजंस तो लेगा, पर डिसीजंस लेने के टाइम पे उसको कुछ अनसीन फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है जो उसने नहीं देखा। तो अल्टीमेटली एक जगह में आके आपको फिलोसोफर बनना पड़ेगा। अरे ऐसे हम लोग एक चीज बोलते हैं कि दूर किसने देखा या कल किसने देखा। कल किसी ने नहीं देखा, फिर भी लोगों को कल पे भरोसा करना पड़ता है।
लेकिन किस कल पे भरोसा करोगे, इसके लिए आपका एनालिसिस जबरदस्त होना चाहिए, आपका मेजरमेंट टेक्निक जबरदस्त होना चाहिए, आपका नॉलेज जबरदस्त होना चाहिए। हाँ या ना सर, बोलो। फिलोसोफर सबको बनना पड़ेगा सर, सबको बनना पड़ेगा। कोई बोलेगा मुझे फिलोसॉफी समझ नहीं आता, वो अलग बात। आप ना बोलने से भी फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आपको फिलोसोफर बनना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। आप फेलियर भी हो सकते हो, बट आप सक्सेसफुल फिलोसोफर बनोगे इन योर वर्क, जो भी आपका काम है, चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप एक लोन प्रोवाइडर हो, जो भी हो, फाइनेंशियल वर्ल्ड का ही बात कर रहा हूं मैं। अल्टीमेटली आपको डिसीजन तो लेना ही है, और उसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेजर करने में बहुत हेल्प करता है बिजनेस को। तो ये एक बहुत बड़ा काम, मतलब पॉइंट था सर, ऑब्जेक्ट और इवेंट को पहचानना। क्या पहचानना सर? ऑब्जेक्ट और इवेंट को पहचानना, मेजर करना। क्या सर, आगे बात करें सर? चलो, ये सर बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। ओके, डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल। सर नाउ सेकेंड पॉइंट, मेजरमेंट का सेकेंड पॉइंट, डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल। आपका डायमेंशन कैसा होगा? जैसे इसका थोड़ा सा अलग लेवल में बात होगा, थोड़ा अलग लेवल में बात करेंगे, ध्यान से सुनना सर, स्टोरी गजब का है। An ideal measurement scale should be stable over time. एक मेजरमेंट स्केल जो होता है ना सर, वो समय के साथ स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि if one buys 1 kg cabbage today, the quantity he receives will be the same if he will buy 1 kg cabbage 1 year later. क्या रे, आज 1 kg बंदा गोभी लेते हो, कैबेज मतलब बंदा गोभी ना रे, या पत्ता गोभी, क्या बोलते हो? कैबेज यही होता है ना? बांधा गोभी से। हाँ, बांधा गोभी, एग्जैक्टली, पत्ता गोभी भी बोलते हैं, बांधा गोभी भी बोलते हैं। तो आज आप 1 kg कैबेज लेते हो, तो फिर 1 साल बाद भी आप कैबेज लेने जाओगे तो उसका केजी वही रहेगा ना। 1 kg बांधा गोभी 1 kg होगा ना 1 साल बाद भी, या कि कुछ और हो जाएगा? एक ही केजी रहेगा। एक ही केजी रहेगा। सिमिलरली द लेंथ ऑफ 1 मीटर क्लॉथ विल नॉट चेंज इफ इट इज बॉट फ्यू डेज लेटर। कुछ दिन बाद अगर एक मीटर कपड़ा आज खरीदने जा रहे हो, फिर 1 महीना बाद जाओगे तो क्या वो 1 मीटर से कुछ चेंजेस हो जाएगा? नो सर। नो सर। तो दैट इज टू से अ मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल इन डायमेंशन। जब भी आप मेजर करो कुछ किसी चीज को, तो उसका डायमेंशन स्टेबल होना चाहिए। मनी एज ए स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल, बट पैसा एक ऐसा चीज है जो स्टेबल नहीं रहता है ना सर। आज किसी चीज का दाम कुछ और है, कल किसी उस चीज का दाम कुछ और हो जाएगा, है ना सर। These occurs यस सर। continuous change in the input output prices. आज 1 kg कैबेज का जो दाम है, जरूरी है कि 1 साल बाद भी कैबेज का प्राइस वही रहेगा? केजी चेंज नहीं नो सर, होगा। इन्फ्लेशन होता है। तो चेंजेस हो सकता है, दाम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, डिफ्लेशन भी हो सकता है, मतलब महंगाई भी हो सकता है, स्टेबल भी रह सकता है, या फिर डिफ्लेशन भी हो सकता है, मतलब मार्केट में इतना ज्यादा पत्ता गोभी आ गया, हाँ सर, इतना ज्यादा पत्ता गोभी का खेती हो गया कि पत्ता गोभी का दाम ही नहीं है मार्केट में, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे किसी किसी साल ऐसा होता है कि मैंगो प्रोडक्शन इतना हो जाता है कि मैंगो का दाम ही नहीं मिलता है ना, 40-50 किलो केजी में मैंगो बिकता है, लैंगड़ा वगैरह जो प्रीमियम क्वालिटी मैंगो है। लेकिन किसी किसी साल ऐसा होता है कि 100-150 के नीचे मिलता ही नहीं है, एवरेज प्राइस 150 टका किलो, देखा हो ना सर। तो पॉइंट ये है कि मनी एक ऐसा मेजरमेंट स्केल है जो स्टेबल नहीं हो सकता, इसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल है। दिस ऑकर्स कंटिन्यूअस चेंज इन द इनपुट आउटपुट प्राइस। ये इसलिए होता है कि जो चीज आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट में जो निकलेगा, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सेम दाम में मिले आपको। द सेम क्वांटिटी ऑफ मनी मे नॉट हैव द एबिलिटी टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स एट डिफरेंट डेट्स। सेम पैसे से एक ही चीज सेम दाम में नहीं मिलता है। जैसे 1 kg कैबेज आज जिस दाम पे लोगे 1 साल बाद सेम दाम में मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। Thus, information of 1 year measured in money terms may not be comparable with of another year. Suppose production and sales of company in 2 different years are as follows. Year 1 and year 2. Year 1 में 5000 पीसेस क्वांटिटी बना था जिसका दाम था 5 लाख। Year 2 में 4500 पीसेस बना जिसका दाम है 5,40,000। ऐसा हो सकता है? ईयर 1 में 5000 पीसेस क्वांटिटी बना जिसका दाम पड़ गया आपका, सेल पड़ गया 5 लाख का, 5000 पीस बेचा आपने 5 लाख पे, लेकिन सेकेंड ईयर में आपने 4500 पीस बेचा 5,40,000 में। क्या ऐसा हो सकता है? अरे, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता?
अरे सब चुप क्यों ये ऐसा हो सकता है। अरे हो सकता है ना। आप फर्स्ट ईयर में 5,000 पीसेस 5 लाख में बेचा, उस टाइम में मार्केट में डिमांड थोड़ा सा एवरेज था, डिमांड एवरेज था, तो आपने एवरेज कमा लिया जो नॉर्मली सभी लोग कमाते हैं। बट सेकेंड ईयर में आपने 4,500 पीस बेचा, लेकिन मार्केट में डिमांड इतना हाई था कि आपका प्राइस भी हाई हो गया। जैसे जब कोविड स्टार्टिंग हुआ था, जब कोविड का फर्स्ट या सेकेंड वेव आया था, फर्स्ट वेव या फिर सेकेंड वेव, स्पेशली फर्स्ट वेव के टाइम पे ये मास्क कितना प्राइस में बिक रहा था सर? हाँ सर, ये नॉर्मल मास्क 100 रुपीज में बिक रहा था। मास्क किसी के पास नहीं था, मास्क और सैनिटाइजर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? यस सर। फर्स्ट वेव में ऐसा हालत था कि किसी के पास मास्क खत्म। ये नॉर्मल जो मास्क आज हम लोग 5 टका में परचेस कर लेते, 5 टका भी नहीं, 2 रुपीज, वो बेसिक जो नॉर्मल जो मास्क होता है ना सर, जिसको क्या बोलते हैं, उसको क्या मास्क बोलते हैं उसको? सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क, थैंक यू सर, सर्जिकल मास्क। वो सर्जिकल मास्क 2 रुपीज 3 रुपीज का दाम पे मिल जाता है। बट उस टाइम पे जब फर्स्ट वेव आया था, यही मास्क दुकान में लाइन लग रहा था मास्क के लिए, बट मास्क नहीं है दुकान में। तो सोचो कि उस टाइम पे दुकानदारों ने कितना प्रॉफिट कर लिया होगा। सर एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड वेट करना प्लीज। हेलो सर, सर मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी 5,000 पीसेस 5 लाख में बिक गया, कभी 4,500 पीसेस 5.5 लाख में बिक गया, है ना। लुकिंग एट द मॉनेटरी फिगर्स, वन में ग्लैड फॉर 8% सेल्स ग्रोथ। इन फैक्ट देयर वाज 10% प्रोडक्शन एंड सेल्स डिक्लाइन. The growth envisaged through monetary figures is only due to price change. Let us suppose further that the cost of production for the above mentioned 2 years is as follows. Production cost देखो, 5,000 पीसेस जब आपने बनाया था तब 4 लाख का कॉस्ट पड़ा था। ये सेल था, ये सेल का फिगर है और ये कॉस्ट का फिगर है। 5,000 पीसेस जिस बार आपने मैन्युफैक्चर मतलब सेल किया था 5 लाख पे, उस बार आपको 5,000 पीस बनाने में खर्चा पड़ा था 4 लाख का। ओके, इसका मतलब आपने मार्जिन रख लिया था, ऑलमोस्ट 1 लाख का मार्जिन हो गया था आपका प्रॉफिट, है ना। लेकिन 4,500 पीसेस क्वांटिटी आपने मैन्युफैक्चर किया था 4.5 लाख पे, और यहां पर आपने सेल कर लिया कितने में? 5,40,000 पे। कितने का प्रॉफिट कर लिया सर? 90,000। 90,000। तो 2 मिनट पहले आपको क्या फीलिंग आ रहा था कि सर गजब हुआ है? हाँ, 2 मिनट पहले आपको लग रहा था कि ईयर 2 में तो इंसान ने एकदम फाड़ दिया, लेकिन क्या लगता है, ईयर 1 में फाड़ा कि ईयर 2 में फाड़ा? ईयर 1 में। ईयर 1 में ही फाड़ दिया, है ना सर, मतलब फोड़ दिया, फाड़ दिया, जो भी बोलो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कई बार सिर्फ सेल्स की नजर से देखोगे तो ऑब्वियसली ईयर 2 बेस्ट लग रहा है ना, कि कम क्वांटिटी में भी आपको ज्यादा अमाउंट मिला है। बट आपने कॉस्टिंग भी तो देखो, आप कॉस्टिंग भी तो देखो, यहां पर 4,500 क्वांटिटी बनाने में आपका 4.5 लाख का खर्चा हो गया। हाँ सर, ठीक है, तो ये चीजें देखना पड़ता है सर, इसको बोलते हैं मेजरमेंट स्केल। ठीक है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आप सही पोजीशंस पे हो बिजनेस पे या नहीं। ठीक है, आप बिजनेस के सही पोजीशंस पे हो या नहीं, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का अगर मैं बात करूं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज सेल्स एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। So then in the first year profit 1 lakh while the second year profit was 90,000, so there was 10% decline in gross profit. Year 2 में आपका 10% का डिक्लाइन हो गया, जहां पर आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था वहां पर आपका प्रॉफिट कितने का हो गया? 90,000 का। सो मनी एज एन यूनिट मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल इन डायमेंशन, है ना सर। यूनिट मेजरमेंट के हिसाब से मनी एक स्टेबल डायमेंशन सिस्टम नहीं है ना, ये हो भी नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिफरेंट टाइम डिफरेंट इनपुट कॉस्ट आ जाता है, इनपुट कॉस्ट के बेसिस पे आउटपुट भी चेंजेस हो जाता है, तो फिर इसको मेजरमेंट को कैसे इसको स्टेबल रखे। दस accounting measures information mostly in money terms which is not a stable scale having universal applicability and also not stable in dimension for comparison over the time, so it is not an exact measurement discipline. ये भी एक पॉइंट है।
मतलब क्योंकि स्टेबल नहीं है तो मेजर करना मुश्किल हो जाता है। नाउ अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, हाउ डू यू मेजर ट्रांजैक्शंस और एन इवेंट? Unless the measurement base is settled, we cannot progress to the record keeping functions of bookkeeping. Bookkeeping मतलब वही जर्नल लेजर का जो काम आप लोग करते हो, है ना, वो बुक कीपिंग हो गया ना। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, हम लोग जर्नल पोस्ट करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड दैट अकाउंटिंग इज, ये कहा गया है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बहुत फेमसली काम करते हैं सर। अकाउंटिंग इज मेंट फॉर जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, है ना सर। अकाउंटिंग क्या करते हैं सर, इंफॉर्मेशन जनरेट करके देते हैं। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, कंपनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस को पुट करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या करते हैं सर अकाउंटेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्ड करके देगा आपको, बैलेंस शीट बिल्ड करके देगा आपको। ओहो सर, लग रहा है ना कुछ मेडिसिन आया है मेरा, इसीलिए दिक्कत हो रहा है बार बार। सर थोड़ा सा स्टे करो सर, सॉरी एक सेकेंड। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। हो सर आप लोग? Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. थैंक यू, पेशेंस के लिए थैंक यू सर। अच्छा तो चलो सर, अच्छा किस पॉइंट पे बात हो रहा था सर? न्यू पॉइंट था ना सर कि ये था मेजरमेंट डिसिप्लिन, अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन। अब अकाउंट्स मेजरमेंट डिसिप्लिन के हिसाब से कैसे काम करता है? हाँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो सर क्या पॉइंट है, जैसे हम लोग बुक कीपिंग के बारे में तो बात किए, ठीक है, कि कैसे ट्रांजैक्शन और इवेंट को मेजर कैसे किया करते हैं। Unless the measurement base is settled, we cannot progress to record keeping functions of bookkeeping. It has been explained that accounting is meant for generating information. Accounts बना ही जाता है informations के लिए, ठीक है। आपको information देना ही accounts का users को, आपको मतलब informations किसको देना, users को। जैसे कि मैं बोला आपको investors को, loan providers को, directors को, owners को, ठीक है। ये तो बेसिक क्लास में चर्चा हुआ है एकदम स्टार्टिंग में कि यूजर्स ऑफ अकाउंट्स कौन है, ठीक है। तो सुइटेबल यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देना ही अकाउंट्स का सबसे बड़ा काम है सर। यूजर जजमेंट्स एंड डिसीजंस, बट जनरेशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड बाय रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग डेटा। रिकॉर्ड करना मतलब जर्नल एंट्री करना, क्लासिफाई करना मतलब लेजर एंट्री करना, समराइज करना मतलब पीएल बैलेंस शीट बनाना। जब आप पीएल बैलेंस शीट बना रहे हो, जब आप रिकॉर्ड करते हो तो जर्नल करते हो, हाँ सर। जब आप क्लासिफाई करते हो तब आप अलग अलग अकाउंट्स में उसको अलग कर देते हो, तो लेजर अकाउंट बना लेते हो। समराइज में क्या करते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना के समरी बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का समरी बन जाता है। जैसे एक सिंपल, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये वाला कंपनी रिसेंट आया, मतलब मार्केट में आ रहा है। अगर मैं इसका प्रोस्पेक्टस ओपन करने का कोशिश करूं, DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस मैं एक बार ओपन करने का कोशिश करता हूं। चलो सर देखते हैं कि ओपन होता है कि नहीं होता। हुआ है सर, ये परास डिफेंस का प्रोस्पेक्टस ओपन हुआ है, ठीक है। ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस अगर आप थोड़ा सा नजर देते हो, ये देखो सर, ये सब एज पर कंपनीज एक्ट बना है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के पास जाना है, 172। जैसे मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में गया, आप यहाँ पर देख पाओगे सर, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, ये देखो सर, ये आपको यहाँ पर ऑडिटर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम मिलेगा। ये देखो चतुर्वेदी एंड शाह LLP, बड़ा फेमस अकाउंटिंग कंपनी है मुंबई का, ठीक है। पार्टनर जो है R कोरिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा, और फिर नीचे आपको कंपनी का थोड़ा डिटेल्स, सब्सिडीज वगैरह। ये देखो सर, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है रिलेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। क्या है सर, ये बैलेंस शीट है, दिस इज अ बैलेंस शीट, ये कंपनी का बैलेंस शीट है। अगर आप बैलेंस शीट चेक करते हो तो आपको यहाँ पर कंपनी का एसेट्स का डिटेल्स, लायबिलिटी का डिटेल्स, ये रहा नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट्स, ठीक है। थोड़ा नीचे जाओ, लायबिलिटी दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कंपनी का फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी का पोजीशंस, यहाँ पर ऑडिटर्स, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर,
कंपनी का चेयरमैन, कंपनी सेक्रेटरी मतलब जो सीएस होते हैं, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स नॉर्मली चार्टर्ड या सीएमए जो नॉर्मल केस में होता है, ठीक है, सीएस सीएमए ज़्यादातर केस में होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर में कोई भी बैठ सकता है जो कंपनी का ओनर होता है नॉर्मली, चेयरमैन डायरेक्टर भी नॉर्मली इसी लेवल में बनाया जाता है। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर का बेसिकली की मैनेजरियल पर्सनल्स लोग हैं जो बेसिकली कंपनी को ऑपरेट करते हैं। ओके सर, तो ये रहा कंपनी का बैलेंस शीट और ये रहा कंपनी का पीएल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का इनकम का डिटेल्स, कंपनी 2019 का लास्ट, कंपनी का 2020 का लास्ट और कंपनी का 2021 का 31 मार्च का डेटा यहाँ पर है। तो कंपनी कितना इनकम किया है उसका डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा, कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है उसका डेटा आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन जब डिटेल से एनालिसिस करेंगे ना तो वहाँ पर आपको हर एक पॉइंट में जाके चेक करना पड़ेगा जो एनेक्शियल नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इनकम का डिटेल्स देखना है कि कहाँ कहाँ से इनकम किया, ठीक है, तो उसके लिए आपको नोट्स में जाना है। तो बेसिकली सर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को जो मैं आपको दिखाया अभी 2 सेकंड में? अरे यस सर। ये शेयर एनालिसिस क्लास है नहीं, Yes, sir. इसलिए मैं शेयर एनालिसिस में बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो मैं नॉर्मली शेयर मार्केट में जो फंडामेंटल एंड टेक्निकल क्लासेस करता हूँ वहाँ पर मैं ये सब चीज़ें बोलता हूँ। लेकिन मेरे को अभी क्या बोलना है आपको, मेरे को अभी आपको बस यही दिखाना है कि अकाउंट्स को क्यों समझना है, अकाउंट्स का क्या खेल है, अकाउंट्स क्यों इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बनाया जाता है और उस इन्फॉर्मेशन को देख के जिसको अकाउंट्स जो यूजर्स है वो इसको यूज करके वो अपना डिसीजन लेगा। तो बहुत सिंपल बात हो गया सर, बहुत सिंपल बात हो गया। इट मेजर्स परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, shows its financial positions, बैलेंस शीट चेक करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करेगा। Thus measurement is an important part of accounting discipline, but a set of theorems governs the whole measurement subsystem. This theorem should be carefully understood to know how to cogs the accounting will work, and nowadays accounting profession earmarked 3 theorems, namely going concerns। 3 कॉन्सेप्ट आजकल चलता है सर। एक होता है अकाउंट्स में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया था, याद है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लास में? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो क्लास हुआ था उसमें गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल ये सब चीजें में चर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। अगर किसी का अकाउंटिंग Yes, sir. कॉन्सेप्ट वाला एरिया मिस है तो प्लीज मुझे बताना, मैं उनको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो भी क्लासेस हुआ है मैं शेयर करूंगा। Okay, that is these assumptions are taken for granted also while measuring, classifying and summarizing। फिर से बोल रहा हूँ, measuring, classifying, summarizing। मेजर करना, क्लासीफाई मतलब बेसिकली आपका लेजर पोस्ट करना, समराइज मतलब पीएल बैलेंस शीट करना, ऑल्सो प्रेजेंटिंग वेरियस पॉलिसीज आर अडेप्टेड। अकाउंट्स में पॉलिसीज भी होता है, मैं आपको पॉलिसी का क्लास भी बताऊंगा। एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसीज सेम था, ठीक है। रिकॉर्डिंग और पॉलिसीज का कुछ और भी है, मैं आगे आगे चर्चा करूंगा अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर बेसिस करके। Recording, classifying, summarizing and communication of information are also important part of accounting, which do not fall within the purview of measurement discipline. Therefore, we cannot simply say that accounting is a measurement discipline। मतलब सिंपली ये मेजरमेंट डिसिप्लिन है ऐसा नहीं बोल सकते। ये मेजरमेंट भी करता है, ये क्लासीफाई भी करता है, ये सब करता है। बट इन अकाउंटिंग मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो लेट अस टेक वन थिंग for granted that all transactions and events are to be recorded in terms of money only। Quantitative information is also required in many cases, but such information is only supplementary to monetary information। मतलब monetary information के साथ कुछ quantitative statement भी हमें चाहिए होता है। तो ये जितना सारा बात मैं अभी आपके साथ कर रहा था ये सभी मेजरमेंट डिसिप्लिन पे बात कर रहा था कि अकाउंट्स मेजरमेंट जब करता है तो किस तरह से करता है। इन अवर नेक्स्ट क्लास, इन अकाउंटिंग थ्योरी क्लास, हम लोग सर इंटरेस्टिंग एक फैक्ट में बात करेंगे जो वैल्यूएशन के बारे में मैं आप लोगों को आज स्टार्ट में बोल रहा था कि सर वैल्यू कैसे करना है, ठीक है, वो चर्चा मैं करूंगा जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होगा सर, अकाउंट्स का एकदम चीड़-फाड़ हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल काम करते हैं, बड़ा मजा आएगा सर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में आप लोग ऑलरेडी कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाला, इसके बीच में जो लोग कॉन्सेप्ट वाला क्लास अगर बाई चांस मिस करके रखा है उनको मैं कॉन्सेप्ट वाला क्लास शेयर करूंगा, प्लीज एक बार कर लीजिएगा। बिकॉज एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो ये जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स है आपको बहुत हेल्प मिलेगा सर, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस हेलो, समझ में आया ना? तो बस इतना ही करना है, अभी आप लोग थोड़ा सा रेडी हो जाओ, ओके।
तो अच्छे से पढ़ लो घर पे, कोई डाउट हो तो फिर मुझे पूछना। ओके, विश्वजीत, स्नेहाशीष, साक्षी, मन्नान, अर्पिता, सभी को पूछ रहा हूँ। Yes, sir. सर ओके Yes, sir. ओके सर, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो फिर इतना ही है आज। ओके ओके सर, कुछ पूछोगे? होगा सर। ओके ठीक है।